हेलो दोस्तों, तो कल हमने 100 क्वेश्चन किए थे इस पीडीएफ के। ये पीडीएफ है RWA का, जो जीएस का मॉक टेस्ट होता है, पूरा मॉक टेस्ट होता है सभी सब्जेक्ट का। उसमें से जीएस पोर्शन को हमने अलग से एक पीडीएफ बनाई है जिसमें 1290 क्वेश्चन है और उन्हीं को हम रोज 100 के रूप में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने किया था। इसके बाद का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये क्या होगा? 1992। फिर से क्वेश्चन देखिए। जो 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो रिमेनिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स 1992 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया गया था। दिल्ली देश के उत्तरी मध्य भाग में गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के किनारे बसी है। ये इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के किनारे बसी है। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। 18 होती है। पहले कितनी होती थी? 21 होती थी, फिर 21 से घटाकर 18 कर दी गई। भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है वो कहलाती है कंडेंसेशन। इसका मतलब देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर होती है, जब इवापोरेशन होता है और वाटर वेपर बनती है, वो जब ठंडी होकर पानी के रूप में बरसती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। एक तरह से ये ठंडा होता है, ठीक है। और इवापोरेशन क्या होता है कि जो गर्मी के कारण जब धरती से पानी इवापोरेट होकर ऊपर की ओर जाता है, तो उसी को कहते हैं इवापोरेशन। ये वही सब लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्नों से संबंधों का पता लगाने के संबंधित करता है? तो ये डाटा माइनिंग। देखिए माइनिंग मतलब क्या होता है? माइनिंग मतलब खोदना, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, देखिए, टू रिफर्स टू द डिटेक्टिंग मतलब डिटेक्ट करना, पैटर्न समझना, कोरिलेशन करना, सेट करना, प्रेडिक्ट करना। तो ये सब मतलब किसी चीज को, किसी सिस्टम को खोदने के ही समान है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाटा माइनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये होगा आर्टिकल 301। कौन सा होगा? आर्टिकल 301। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स? तो ये होगा आर्टिकल 226। क्या कहता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये देखिए व्याख्या दी गई है, वही सब सेम है जो मैंने बताया। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर किस संविधान से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है। क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है, जो कि आर्टिकल 368 में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। और क्या लिया है? जो हम प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी भाषा हमने ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला देखिए, ब्रिटिश से तो हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। संसद है और कई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। समानता है, सारी चीज़ें। सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? व्हेन द सिरिमा शास्त्री एग्रीमेंट 1964।
सिर आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, सिरमा शास्त्री समझौते पर वर्ष 1964 में हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिमाओ भंडार नायके तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य समझौता हुआ था। यह समझौता श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति और भविष्य के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता था। सिरिमाओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपको क्या बताना है कि श्रीलंका की राजधानी इस समय क्या है। आगे बढ़ते हैं, तो ईयर कौन सा याद रखिएगा, 1964। कौन सा समझौता था, सिरिमा समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। जल मार्च, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जल मार्ग, तो इसी से याद रख लीजिएगा जल मार्च। तो मतलब कि जल का जो है दिवस, विश्व जल दिवस मार्च में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके देखिए, मार्च के आगे 2 अक्षर है जल, तो दो दो मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना था। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को कस्तूरबा तथा मौलाना आजाद की स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसमें सिर्फ ये वाला इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डैश को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। ये तो हो जाएगा 20 नवंबर 1959। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 1959 में बाल अधिकारों को अपनाया था। बच्चों को संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अच्छे पोषण के अधिकारों के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और अपनाया कब गया था, 20 नवंबर 1959। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। कब, 20 नवंबर 1959। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल है, 243 के। 243 जो है ये पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है और इसमें कई सारे इसके सेक्शंस हैं। तो उसमें से 243 के जो है वो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार करने और उनके विचार निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACE, कितनी फसलों को गन्ने को छोड़कर, देखिए गन्ने को छोड़कर 22 फसलें होती हैं। ये देखिए 22 फसल होती हैं और गन्ने को हम शायद FSP, हाँ FSP पर काउंट करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 22 फसलों गन्ने को छोड़ के लिए न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम मतलब ये होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की अनुशंसा करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता है। जहाँ कोई दस्तावेज कई भागों में जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहाँ BSA 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है, प्राइमरी एविडेंस होता है। देखिए सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम कहीं भी साक्ष्य देखते हैं तो आपको देखिए कुछ कहीं होता है तो सबसे पहले CCTV कैमरा चेक किया जाता है, तो आप वहीं से समझ लीजिए कि प्राइमरी एविडेंस वही होता है।
ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, साइंटिफिक एडवेंस कोई होता ही नहीं। उत्तर भारतीय मंदिर शैली, देखिए दो शैलियाँ होती है, एक होती है नागर शैली और एक ये दक्षिण भारत की मंदिर शैली होती है, ठीक है। कि वास्तुशिल्पी परस्पर कुछ चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला कौन सी शैली का निर्माण किया गया, तो ये बेसर शैली होता है। देखिए नागर शैली होती है और एक द्रविड़ शैली। नागर शैली क्या होती है, ये नॉर्थ की होती है, और द्रविड़ शैली कौन सी होती है, साउथ की होती है, मतलब दक्षिण की होती है, और जो दोनों के मिश्रण से बनता है वो होती है बेसर शैली, ठीक है। देखिए इसको उत्तर, अरे ये तो वही लिखा है, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ अभी तक वित्तीय काल का। देखिए आपात किस में दिया गया है, आर्टिकल 300 भाग भाग 18 में है, ठीक है। तीन तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं हमारे देश में, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। दोनों ऊपर के जो आपातकाल है वो तो लग चुके हैं, पर जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में कभी नहीं लगा है, तो कितने होंगे, 0। अब यहाँ से देख लेते हैं, भारत 0 बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, जो भारत में एक बार भी नहीं लगाया है। भारतीय संविधान में आपात बंधों को 3 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। और देखिए जो आपातकाल के समय आपातकाल के समय मौलिक कर्तव्यों का, जो मौलिक अधिकारों का जो समाप्त होना है, वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण से संबंधित है, तो कौन सी धारा है, धारा 17 है। कौन सी धारा है, धारा 17। विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद द कंट्रोल ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, तो ये होगा कौन सी, धारा 17 होगा, धारा 17 है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद करना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 प्रमाणन को निश्चित करती है या दिखाती है। लागू कब हुआ यह अधिनियम, 17 अक्टूबर 2000 को। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, याद करिए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, तो ये है कानपुर में, ठीक है। वाराणसी में क्या है, BHU है, सभी को पता है। लखनऊ में BPU है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालयों से क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी में। और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत में बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, ये हुआ 1986। इन इंडिया विद द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया। भारत में बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 में अधिनियमित हुआ था। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान के काम नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिनियम खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 31 से द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है, क्या लिया गया, संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट। इसमें क्या है बताइए। देखिए जो 31वें ए में है, यहाँ पर ये जमीन से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। तो ये पहला संविधान संशोधन था, कब हुआ, 1951 में हुआ था।
ये 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हुई थी, इसीलिए इसको हम कहते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, आर्टिकल 343 के तहत। अब देखिए, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा जो है वो हिंदी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। पहले हिंदी को और आज़ादी के बाद हिंदी को और अंग्रेजी को 15 साल तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद हिंदी को हमेशा के लिए कर दिया गया। अब देखिए, जो हिंदी है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और विश्व में हिंदी तीसरे नंबर पे बोली जाती है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे पर है मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है, चीन की भाषा मंदारिन। और तीसरी जो है वो हिंदी है, बोली जाती है। हिंदी और कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है। 2 जगह हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे सारी इसकी व्याख्या हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा, ये तो उसी की व्याख्या है। राजभाषा है, राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को, ये इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। और इसी वजह से 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से होता है? ये होता है निपाह वायरस। ठीक है, किसके माध्यम से होता है? फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग फॉक्सेस और फ्रूट फ्लाई। तो ये कौन सा? निपाह वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं। निपाह वायरस फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1999 में मलेशिया के एक सूअर पालनकर्ता किसान में देखी गई थी। भारत में निपाह वायरस का मामला सर्वप्रथम केरल में रिकॉर्ड किया गया था। WHO के अनुसार निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बताइए, अब टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन होता है जो प्रभावित होता है? तो वो कौन सा होता है? लीवर होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस शस्त्र में विभाजित हुए? तो सूरत के शस्त्र में विभाजित हुए। और एक कब हुए? लखनऊ के सम्मेलन में दोनों पुनः से एक हो गए। जब अलग हुए सूरत में, तब 1907 में अलग हुए थे, और जब एक हुए तो 1916 में एक हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा। पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और भारत की अगर न देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो एनी बेसेंट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला। अभी मैंने आपको बताया था 22 मार्च। याद है तो बताइए। जल दिवस। ठीक है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। तब हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्पायर इंक्लूजन, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक मिले। किस मामले में यह कहा गया था? कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता। क्या है? नहीं कर सकता। ये है मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है कि अगर आपकी पहली जमानत जो होती है वो होती है कौन सी? नियमित जमानत रद्द होती है, तो आप उसके बाद अग्रिम मतलब फिर से जमानत की अर्जी नहीं डाल सकते। अर्नब गोस्वामी ये संबंधित है
हाँ, ये संबंधित है 226 के तहत रिट जारी करने से हाई कोर्ट से। ठीक है, लिली थॉमस बनाम, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो हरियाणा ने किया। किसने किया? हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा ने 34 गोल्ड जीते। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सेकंड पे रहा 28 गोल्ड के साथ, और उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे रहा 23 मेडल के साथ, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे पर कौन सा है? तमिलनाडु है, और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया पैरागन 2025 का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट मिला, एक तो हरियाणा हो गया जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, और दूसरा है उत्तर प्रदेश जिसने 23 मेडल प्राप्त किए और तीसरी रैंक हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? उत्तर भारत, अगर उत्तर भारत में तो हम कानपुर को कहते हैं, लेकिन अगर पूरे इंडिया में देखें तो शायद है अहमदाबाद, है अहमदाबाद, शायद नहीं। सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी होने के कारण अहमदाबाद को भारत के, अच्छा, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो कि कपड़े पर काम करता है, जो भी शहर कपड़े पर ज़्यादा काम करता है, कपड़े के उद्योग होते हैं यहाँ पर, उन्हें हम मैनचेस्टर कहते हैं। क्योंकि मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर शहर जो है वो कपड़े के लिए ही फेमस है। ठीक है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का, ये देखिए, कानपुर को उत्तर भारत, कम्यूनिटी दक्षिण भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर औपनिवेशिक काल में एक प्रमुख सूती उत्पादक केंद्र था। यह ग्रेट ब्रिटेन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद और राज्य विधायकों दोनों कानून बनाने का अधिकार है? समवर्ती सूची पे, ओह, ये सूची नहीं पूछा, जगह पूछा, तो इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सूची की बात कर लेते हैं। देखिए, 7 में, भाग 7 में 3 सूचियां होती, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, यहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और यहाँ पर दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, दोनों किस पर कानून बना सकते हैं? विद्युत पर। विद्युत एक ऐसा विषय जहाँ समवर्ती सूची संबंधित है, और जिन पर दोनों कानून बनाते हैं वो किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। जैसे कृषि हो गया या शिक्षा हो गई, इस विषय में केंद्र राज्य दोनों कानून बनाने में सक्षम है। प्रत्येक पर संघ सूची का विषय है प्रत्यर्पण, संघ सूची का विषय तथा कृषि व नशीले पेश राज्य सूची का विषय है। देखिए, कृषि तो जो राज्य सूची का है, पर कृषि पर जो कानून बनते हैं, कृषि पर कोई कदम उठाना होता है, तो वो दोनों के सहमति से बनता है। वर्तमान समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो ये होगा एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी के निर्वाचित सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। हिंदी में कहते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, और 1995 समिति का गठन मकाई समिति के नेतृत्व से किया गया था। इसकी मकाई समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया? 280 के तहत। किसके? 280 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आय के वितरण में भी समन्वय की भूमिका निभाता है। 15 वित्त
आयुक्त बन चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल प्रारूप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? तो आप सबको पता है, देखिए MP4 ये म्यूजिक का टाइप है, ठीक है। PNG होता है, और आप देखिए कई तरह से, एक तो PNG होता है, अरे यार कई तरीके के, देखिए दिमाग नहीं आ रहा है। PNG फाइल आती है जो देखिए फोटोज की या कई डॉक्यूमेंट की कई फाइल्स होती है, PNG होती है, PDF होता है, और 4-5 तरीके की होती है। PNG एक इमेज फाइल प्रारूप फॉर्मेट है, वर्ष 1994 इसको प्रारूप कंप्यूटर JPG JIF होता है, विद्वान होने कारण अवस्थित किया गया था, पूर्ण रूप से पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे। अमर्त्य सेन जो थे, इनको मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार। इसके लिए अर्थव्यवस्था के लिए, किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस थे। उन्होंने वर्ष 1983 में बैंक की नींव रखी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। मोहम्मद यूनुस को इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जो कि इस समय क्या है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद इन्हीं की सरकार बनी है। मोहम्मद यूनिस नाम रखी, इन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी मिला है। निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग का निकासी कैस्पियन सागर होता है? कौन से जलमार्ग का? वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा से गंगा किसकी पुस्तक है? वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन। ये घूमते बहुत थे, घूमने वाले कवि हैं, ठीक है। वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर से होती है। देखिए VC, विराट कोहली के नाम से याद कर लीजिए, V से वोल्गा, C से कैस्पियन, वैसे तो कैस्पियन। अब आगे बढ़ते, देखिए वल्डाई कैस्पियन खारी जल की झील के समान है। वोल्गा नदी वल्डाई पहाड़ी से निकलने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तुर्कमेनिस्तान, एक मिनट रुकिएगा। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान इसके तटवर्ती देश है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान इसके तटवर्ती देश है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क करता है? राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। क्या है क्वेश्चन? प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड से अगर आपको कोई शिकायत है, कोई आदेश, कुछ भी, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। पहला आयकर अधिनियम में पेश किया गया था 1860 में। पहला आयकर अधिनियम कब पेश किया गया था? 1860 में पेश किया गया था। पहला आयकर अधिनियम 1860 में पेश किया। 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था। वित्तीय संकट दूर करने के लिए ब्रिटिश भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम इसे पार्लियामेंट में पेश किया 24 जुलाई 1860 को। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग सेकंड की सहमति से मिलने के बाद यह लागू। ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? बहुत सारी पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, जिसे कि इस समय किसने, चीन भी इस्तेमाल करता है, अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, और ये शायद है बलूचिस्तान क्षेत्र में। कहाँ पर? बलूचिस्तान क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। इसकी एक पार्टी है जो कि अक्सर पाकिस्तानियों की सेनाओं से लड़ती रहती है।
ग्वादर बंदरगाह दक्षिण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को चीन की सहायता से विकसित किया गया है। इस बंदरगाह के माध्यम से चीन एक आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना करना चाहता है ताकि अरब सागर तक अपनी पहुंच स्थापित। चीन इसके सारे समुद्री सिल्क लिंक स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इंडो यूरोपियन भाषा, क्योंकि हिंदी हिंदी कौन सी इंडो आर्यन जो होता है, आर्यन होता है, यहाँ से हिंदी से संबंधित है। और ये हिंदी यूरोपियन भाषा से हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है। भारोपी। हिंदी की देवनागरी क्या है? लिपि है। देवनागरी क्या है? लिपि है। ठीक है। इंडो आर्यन भाषा समूह इंडो यूरोपियन भाषा समूह में सम्मिलित। इंडो से इंडो रिलेट कर लीजिएगा। इसमें हिंदी का सबसे बड़ा भाषा समूह। इस भाषा परिवार में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेजी, रूसी, पंजाबी, बंगाली, डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मन भाषा है। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये है राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा। Who has been appointed as the full-time member of नीति आयोग? Who has been appointed as the full-time member of नीति आयोग? रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव गौबा को किया गया है। राजीव गौबा। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी राजीव गौबा 2019 से 2024 के दौरान 5 साल तक कैबिनेट सचिव है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्ते FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। कुछ लोग जल्दी में इसे पुलिस का समझ के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं इन्फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये FIR होता है ये आपको इन्वेस्टिगेट करने का चार्ज नहीं देती है। ये सिर्फ ये मतलब व्यथित व्यक्ति के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है पुलिस को कि हाँ उसके साथ ये गलत हुआ, ये चीज़ें गलत हुई है, ये अपराध हुआ है, उसके तहत फिर पुलिस छानबीन करती है। लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इसका नाम FIR रखा गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए सच माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो उसका लिखा हुआ ही इसका मौखिक होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 125 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है ऐसी किसी अन्य रीति से जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्ह द्वारा अपने साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह जो चिन्ह खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार दिया गया सच मौखिक साक्ष्य माना जाए। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ के अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65। कौन सी धारा है? 65 इंपॉर्टेंट धारा है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द ऑफेंस ऑफ टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड इज मेंशन्ड इन द सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज दिस आर्टिकल सेक्शन 65। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ का अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत उल्लेखित है। इसके अंतर्गत कोड को छिपाना, नष्ट करना, परिवर्तित करना, दूसरे को छिपाना, दूसरे को नष्ट करना तथा दूसरे कंप्यूटर सोर्स को बदलने के लिए प्रेरित करना दंडनीय अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अखिल भारत सेवा ऑल इंडियन सर्विस एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो आज़ादी के जस्ट बाद 1951 में किया गया था। इसके तहत आपको पता ही है कि यूपीएससी आता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आर्टिकल 315 से 323 ऑल इंडिया सर्विस एक्ट में 3 तरह की भर्तियाँ आती हैं। IAS होती है सर्विस, IPS होती है, IFS होता है। ये इंडियन अब इस पर क्वेश्चन पूछता है। ये IFS ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होती, ये होती है फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी नहीं होती है, तो 4 दे देगा, उसमें फॉरेन सर्विस भी दे देगा, तो आपको फॉरेन सर्विस नहीं मतलब उसी को एलिमिनेट करना है। फॉरेस्ट सर्विस होता है फॉरेन। ये देखिए IFS 10। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग
ये है 2005, सबको रटा हुआ होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2005। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक नहीं है तो कौन सा निकाय? फिर सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय, ठीक है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके कार्यालय की अवधि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक बार मुख्य आयुक्त या आयुक्त के नियुक्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया? किसने भारत की समाजवादी साख को कमजोर किया? नई आर्थिक नीति ने। जब आर्थिक नीति आती है तो देखिए आर्थिक नीति में क्या होता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर फिर समाजवाद दूर हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट की ओर देखते हैं। किसकी ओर देखते हैं? प्रॉफिट बढ़ाने की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर पैसे कमाने को देखते हैं। इस वजह से थोड़ा समाजवाद क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अगली देखिए 1991 में घोषित की गई थी, बस इतना याद रखिए, बस नई आर्थिक नीति। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर? बहुत ही आसान, लखनऊ, जहाँ मैं रहता हूँ, लखनऊ को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहाँ पर है? लखनऊ में। यहाँ पर कौन सा जू है? बताइए लखनऊ में। ये देखिए लखनऊ हो जाएगा उत्तर। आगरा में क्या है? ताज महल है। इसको विश्व धरोहर में कब डाला गया? 1983 में डाला गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसमें नवाबों का शहर का 1775 में अवध के नवाब सफदरजंग लखनऊ को अवध प्रांत की राजधानी। 1775 में किसने? अवध के नवाब आसफुद्दौला ने लखनऊ को अवध प्रांत की राजधानी बनाया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय वर्ष 1920 में लखनऊ संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया। इसे तहजीबों का शहर भी कहा जाता है। तहजीब मतलब तमीज की शहर, ठीक है, जैसे है नहीं। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हैं। किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? जल्दी बताइए। 21 ए। देखिए 21 में जो है वो है राइट टू लाइफ, ठीक, जीने का अधिकार है। फिर इसमें संशोधन करके 21 ए में ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और ये संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है 2002, ठीक है, याद रखिएगा। और समिति कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति है इसमें 1999 में गठित मजूमदार समिति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था 1954। 263 1954 ध्यान में रखिएगा। किसके लिए की गई थी? अर्बन डेवलपमेंट। किसमें? अर्बन डेवलपमेंट, शहरी डेवलपमेंट। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। भू राजस्व के घोषित कृषि भूमि कर, जल कर, गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन कौन से हैं? ए बी सी तीनों है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कौन कौन से भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? कृषि भूमि कर, ठीक है, जल कर और गैर कृषि भूमि मूल्यांकन कर। उत्तर प्रदेश का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? इसको हमने कल पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। सारस क्राच है। इसे क्रेन बोलते हैं, सारस क्रेन, ठीक है। ये राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोनाल कहाँ का है ये ध्यान नहीं, पर कहीं भारत के किसी पड़ोसी देश या किसी राज्य का है। सारस क्रांच उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी, प्रेम समर्पण का प्रतीक माना जाता है सारस क्रांच। इस पक्षी को मुख्य रूप से गंगा के मैदानी भाग में अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत में देखा जाता है। विश्व में इसकी कुल 15 प्रजातियां हैं, जिसमें 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कितनी? 15 में से 6 पाई जाती है, 15 में से भारत। एक व्यक्ति एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है, और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण
संबंध प्राधिकरणों के पास आवेदन अग्रसरित करेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, PYQs हैं, तो इनमें इसलिए जो करेक्ट का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। जो नए क्वेश्चन होते हैं आपको मैं भी दिखाऊंगा, उसमें बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाते। द जिग जैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनी गति। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे अभी यहाँ पर पार्टिकल लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, लिक्विड और गैस, गैस के फॉर्म्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ा होगा, और ये जो जिग जैग मूवमेंट आ गया और ये सस्पेंडेड आ गया, इनसे लोग कंफ्यूज हो गए, और ये ब्राउनियन गति कोई जल्दी से पढ़ता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए देखिए यहाँ पर 36%। ठीक है, और वो भी एलिमिनेट करके जिन लोगों ने दिमाग, क्योंकि ऑस्मोसिस होता नहीं, ऑस्मोसिस होता है जैसे आप जो मुनक्का होता है उसको पानी में रखते हैं तो पानी भर जाता है, फूल जाता है, तो वही ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूज़न भी नहीं होता ये। तो ये जिग जैग मूवमेंट, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस किसी चीज़ को चपटा कर देना या दबा देना कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर एक ही बचा ब्राउनियन गति। ठीक है, तो जिन्होंने किया होगा इस कॉन्सेप्ट से किया होगा। अब यहाँ पढ़ लेते देखिए, द्रव्य गैस निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधियों को ब्राउनी गति कहते हैं। ये निलंबित कण आपस में टकराते हैं, इसी कारण इनकी गति जिगजैग हो जाती है। वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ रॉबर्ट ब्राउनी ने सर्वप्रथम इस गति का पता लगाया था जब ये कण स्वयं आपस में मिलकर समंगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो इसे विसरण कहा जाता है। 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड संदिग्ध है। नरसंहार को इसमें क्या माना जाएगा? प्रत्यर्पण उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध, राजनीतिक अपराध में नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है? बताइए। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 32 बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 15 बताइए, इसमें किसी भी से साथ भेदभाव, किसी भी क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके कितने सब पार्ट है? 6 पार्ट। पहले में क्या है बताइए? 6 पार्ट, पहले सब पार्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, लचीली विनिमय दर प्रणाली के विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कौन सा सिद्धांत है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। क्या यूज टू मेक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट इन फ्लक्सिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये कौन सा है? परचेजिंग पावर थ्योरी। ठीक है, लचीली विनिमय दर प्रणाली विनिमय दरों के संदर्भ में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, क्रय शक्ति समानता सिद्धांत, परचेजिंग पावर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी? निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग तुरंत के संस्थान, इसको कल हमने 2 बार किया था क्वेश्चन, आज ये तीसरी बार आया है। ठीक है, तो कौन से के संस्थान हम सतर्कता, इंग्लिश में विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरी में, ये भी क्वेश्चन देखिए दोबारा है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? इसको जल्दी बताइए। गंग राजवंश से। किससे था? देखिए इसकी ट्रिक लगाते हैं थोड़ा सा, बार बार आ रहा है ना, पुरुषोत्तम की जगन्नाथ मंदिर, जगन गन गन गंग, याद आया? जगन गन गंग, गंगवंश गंग। ठीक है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध गंग वंश से संबंधित माना जाता है। 12वीं सदी के गंग शासक अनंत वर्मन चूंड गंग देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था इसे? अनंत वर्मन चूंड गंग देव ने। इस मंदिर के शीर्ष भाग पर भगवान का सुदर्शन चक्र स्थित है। मंदिर के शीर्ष भाग भगवान का इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन चक्र स्थित है। धार्मिक दृष्टिकोण से पुरी के 4 धर्मों में से एक माना जाता है और भगवान विष्णु का यहाँ पर मंदिर है। राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय सहमति के, दूसरे राज्य के सहमति की। ठीक है, जब तक उसकी, अगर मान लीजिए जैसे
जब अतीक अहमद को पकड़ा गया था, कोई भी मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसको एक राज्य से दूसरे राज्य पर शिफ्ट करते, जैसे अभी सोनम वांगचुक को लद्दाख से पकड़ा गया और उन्हें शायद झांसी किस जेल में ले गया गया, नहीं राजस्थान में ले गया गया था कहीं, तो वहाँ ले गया गया था। तो मतलब जब तक राजस्थान की परमिशन नहीं लेते तब तक उन्हें उस राज्य में ले नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि और उन्हें किस क्षेत्र के तहत एनआईए मतलब कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। इस किस व्यक्ति की मृत्यु की धारणा की जा सकती है यदि उसके बारे में सुना नहीं गया? कितने साल? 7 साल। कितने साल? अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति लापता है, उसकी कोई परियोजना योजना और उसकी कोई भी पता नहीं चला उसका, तो उसे मरा मान लिया जाएगा। धारा 111 क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति मृत्यु धारणा, धारा 111। और अब देखिए 111 जो नई बीएनएस की धारा है, उसमें जो 111 है वो है संगठित अपराध। क्या है? संगठित अपराध को दर्शाया गया। आपको मैं नई कुछ धाराएं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए सेक्शन 2 का 3 है, बालक की परिभाषा। बालक की परिभाषा इस बार ऐड हुआ है, सेक्शन 2 का 3 है। और आर्टिकल 86 देखिए, सेक्शन 86 जो है वो क्रुएलिटी को दर्शाता है। क्रुएलिटी मतलब जघन्य अपराध होते हैं, जो क्रूरता होता है एक तरह से। ठीक है, अब देखिए 106 जो है, जो बीएनएस जब 2023 में बीएनएस ये सब लागू कर दिए गए थे, तो एकमात्र धारा जो 106 का 2 था, वाहन से मृत्यु कारित करना, वाहन से मृत्यु, इसको छोड़कर सबको 2023 में लागू कर दिया गया। कौन सा था? 106 का 2, वाहन से मृत्यु कारित करना। नहीं बताइए सेक्शन 113 में कौन से है? ये आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कृत्य। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कर रहे हैं तो कर ही ले। आगे देखते हैं, देखिए 117 के 3 में घोर उपाधि है। ठीक है, क्या है? 117 के 3 में घोर उपाधि है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और, देखिए एक है सेक्शन 95। सेक्शन 95 इसमें क्या है? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई लड़का है, उसको भाड़े पर लाते हैं, पैसे के लालच देकर कुछ भाड़े पर लाते हैं और उसे गलत काम करवाते हैं, तो उनको दंड सेक्शन 95 में दिया गया है। ठीक है, उन्हें दंडित किया जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वी, यहाँ पर जगह तो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए इधर बीएनएस और आईपीसी से डिफरेंस, देखिए बीएनएस लिख देते हैं, इधर आईपीसी लिख देते हैं। ठीक है, बीएनएस जो है वो लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2024 में पारित हुआ था। कब? 2023 में पारित हुआ था। और आईपीसी कब लागू हुई थी? 1862। ये भी 1 जनवरी को ही लागू हुई थी, 1862। सॉरी 61 लिख दिए, 62 में लागू हुई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए कुल धाराएं जो हैं बीएनएस में कुल धाराएं 358 और आईपीसी में धाराएं 511 थी। इसमें जो अध्याय है, इसमें बीएनएस में जो अध्याय है वो 20, और इसमें जो अध्याय थे आईपीसी में वो कितने थे? 23 थे। तो ये रहा आपका व्याख्या। देखिए ये क्वेश्चन से आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन चुके हैं। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ था? न्यायिक समीक्षा किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका। जहाँ पर थोड़ा सा देखिए न्याय की बात आती है, संरक्षण की बात आती है, ठीक, अधिकार की बात आती है, तो वहाँ पर उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका ही होता है, यूएसए होता है। यूनाइटेड किंगडम, ये संसद की प्रणालियाँ ये सब ली गई है यहाँ से। न्यूजीलैंड सबसे खुशहाल देशों में आता है, किसी से कोई मतलब नहीं। भारत आबादी सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर एशिया में है। चलिए, संविधान अनुच्छेद 13(2)(32) विश्वविद्यालय वर्णित प्रधान सभी न्यायपालिका को प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से? देखिए 13(2)(32)129 226। 226 में क्या है? इसको मैंने 5-6 बार बता दिया, बताइए। 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कौन सा है? यूएई। ठीक, परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा? यूएई। देखिए ईरान और ओमान तो नहीं हो सकते। ठीक है, या
सोच कर भी कर सकते। सऊदी अरेबिया हो सकता है, पर देखिए यहाँ पर क्या न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन अभी तक नहीं लगा है, तो ये यूएई ही होगा। कितने या 5600 मेगावाट का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं बताइए। ये हैं 11 मौलिक कर्तव्य। 10 थे, एक जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? 1978 से जोड़ा गया। ठीक है, गलत कर दिया क्या मैंने? 2002 86 से जोड़ा गया। यार वर्ष 1900 के तहत देखिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1906, एक मिनट चाहिए, थोड़ा गलत डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए, 11 हैं टोटल, इसमें से 10 प्लस 1 है। ये जो बना थे 10, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये जो एक बना था ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बना। ठीक है, भाग बताइए इसका, जल्दी भाग बताइए। 4। अमुक्तमाल्यादा जो तेलुगु राजकौशल शासनकाल पर कृति है, रचना किसकी? कृष्णदेवराय। अमुक्तमाल्यादा देखिए, एक बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है, तो आप पढ़ते समय लिखा जरूर करिए। इसमें लिखी गई, तेलुगु में लिखी गई थी। किसने लिखा था? कृष्णदेवराय ने लिखा था। कृष्णदेवराय को किसने प्रतापी शासक कहा था? किस मुगल ने? तो मुगल के पहला बादशाह बाबर ने कहा था कि भारत में कृष्णदेवराय एक प्रतापी शासक है, एक अच्छा शासक, एक महान शासक है। ठीक है, अमुक्तमाल्यदा जो तेलुगु में राजकौशल शासन वैदिक कृति कृष्णदेवराय की रचना है। अब इसके आगे नहीं, 8 को सर्वश्रेष्ठ कर दी थी और सफलता की चीजें दी हुई हैं। आगे बढ़ते देखिए, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए, उसे निरुद्ध किए जाने का आदेश करके 14 दिन। कितने? 15 दिन। मैंने तो 14 पढ़ा था। चलिए ठीक है, 15 दिन। वैसे भी 14 के आसपास कोई नहीं है, तो आप 15 लगा सकते हैं। होगा 15 ही, मैंने शायद, मुझे ध्यान नहीं। केंद्र सरकार ने किस कक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ स्पोर्ट BLS प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है? 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा में किसमें? 9वीं कक्षा में क्या शामिल किया है? BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में पूछा गया, राज्य की विधानसभा में पूछा गया, तो 500। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में 250, वर्तमान में 245, 200, 245, 243 प्लस 2 है 200। ये 2 एंग्लो इंडियन जिनका पद शायद 106 या 105 के तहत समाप्त किया गया, 106 105 दो में से एक है। और लोकसभा में ये 550 है, तो इसमें अभी मौजूद है 545। ठीक है, और विधानसभा में कितने थे? 500 कितने। अनुच्छेद 170 के तहत वर्णित किया गया, कितना? अनुच्छेद 170 के तहत न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इमिग्रेशन। एक देश से दूसरे देश में इमिग्रेशन, और जो चले आते हैं माइग्रेशन होता है अपने। द एक्ट ऑफ पर्सन मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो कहते हैं इमिग्रेशन। सिटीजनशिप बताइए। नागरिकता इस भाग में है, 2 में है। नागरिकता कितने तरीके से ग्रहण की जा सकती है? 5 तरीके से। नागरिकता ली कितनी जा सकती है? 3 तरीके से। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में माना गया है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुझे हिंदी में समझ नहीं है। विच बॉडी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड वॉच द मेरिट सिस्टम। अब जैसे ये भी कई तरीके का होता है कि जैसे मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, तो ये मुझे हिंदी में समझ नहीं आया, योग्यता पद्धति के प्रहरी। लेकिन मैंने वॉच डॉग और मेरिट सिस्टम पढ़ा, तो मुझे वॉच डॉग पढ़ते ही ध्यान आ गया कि यूपीएससी के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरह होता है, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में पढ़ के चेक कर लीजिएगा, शायद वो उत्तर आपके लिए आसान हो जाए। आर्टिकल कौन सा है? 315 से 323 तक। इलेक्शन कमीशन 324 में 3 मेंबर होते हैं, एक होता है आयुक्त, 2 होते हैं अपने चुनाव आयुक्त।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, ये बहुत बुरा हाल है इसका आजकल। ठीक है, सेंट्रल ये है केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में पारित हुआ एक्ट इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, देखिए निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 355 सत्यों का प्रयोग उचित अनुचित हो सकता है। ये है एसआर बुम्मई केस, आर्टिकल 336 या बुम्मई। देखिए 356 कब लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब देश में शांति फैल गई हो, अशांति फैल गई हो कोई, ठीक है। और अशांति फैलती है तो क्या होते हैं, खूब बम चलते हैं, गोले चलते हैं, बंदूकें चलती है, तो बम से बुम्मई, ठीक है। मिनर्वा मिल्स, ये पता ही होगा, केशवानंद भारती केस, ये शायद 1973, हाँ 1973 का केस है। और ये किस पर है, ये है प्रस्तावना में। देखिए दो केस बहुत ही फेमस है, उन पर हम बात कर लेते हैं। एक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, बहुत तेज से लिख रहा हूँ, मजा नहीं आ रही। देखिए बेरू बारी है, और एक है केशवा नंद है, ठीक है। जो वीरू बारी है, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है। और फिर ये किसके बाद आया था, उसमें ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें कहा गया था कि मूल ढांचा प्रभावित ना होने पाए, बाकी इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व गर्भदान, पूर्व गर्भदान एवं प्रसव पूर्व नैदानिक लिंग, इसको मुझे हिंदी में नहीं समझ में। द प्री कंसेप्शन एंड प्रेनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 वाज एनेक्टेड टू डील विद द क्राइम ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं को जो मार देते हैं, ये शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल तस्करी होती है, मानव तस्करी होती। बताइए किस सेक्शन में दिए गए मानव तस्करी के बारे में। गर्दन 1994 का है, बस इतना याद रखिए। प्रख्यात डोमेन की शक्ति, द पावर ऑफ द इमिनेंट डोमेन इज द इनहेरिटेड पावर ऑफ द स्टेट ओवर द सिटीजन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, अचल संपत्ति। द पावर ऑफ द इमिनेंट डोमेन इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द स्टेट ओवर द सिटीजन ऑफ द पब्लिक पर्पस, अचल संपत्ति। प्रख्यात डोमेन की शक्ति, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की अचल संपत्ति पर राज्य करने शक्ति होती है। प्रख्यात डोमेन की शक्ति द्वारा सरकार पर सार्वजनिक उपयोग के लिए नागरिकों की निजी संपत्ति लेने का अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पर किस भाषा में, केसरी मराठी भाषा में थी, और मराठी अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। ये देखिए केसरी कौन थी, मराठी भाषा में थी, और नीचे दिया भी होगा ये तिलक का अन्य फिल्म मराठी था जो अंग्रेजी भाषा में थी, क्या बात है। हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट ने सर्विस सेक्टर के तहत सबसे सुरक्षा पुरस्कार जीता, तुरंत बताइए। मोपा जो कि गोवा में है, अभी नया एयरपोर्ट है। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखिए हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए, लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, 50 से 60। अब हम 8 से 10 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, ये होगा कौन सा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट, यूएनसी कॉन्फ्रेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ये विश्व बैंक है, व्यापार को देखता है। एशिया डेवलपमेंट, एडीबी, एशिया का बैंक है। ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके मुख्यालय भी याद होने चाहिए, कौन किसका कहाँ मुख्यालय है। अनुच्छेद 31 से 31 की संवैधानिकता के मामले में चुनौती की विषय थी वामन राव बनाम भारत संघ, किसमें 31B 31C, वामन राव का केस था, इसे मैंने पहली बार पढ़ा। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की एक वस्तु
एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक पोजीशन जल्दी बताइए। एनोड। देखिए एनोड कैथोड दो चीजें होती हैं। तो जो एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है वो एनोड पर, तो इसीलिए क्या कहते हैं एनोडाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है एल्युमिनियम में, ठीक है, ये गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब क्वेश्चन बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। हानिकारक प्रभाव की वजह होती है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है। किससे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जमीन पर आने से रोकती है किरणों को। समतामंडल पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर है, याद कर लीजिए। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्चतम न्यायालय की पीठिका को 1889 में इलाहाबाद स्थानांतरित कहाँ से कर दिया गया था, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये एक और कल भी क्वेश्चन था, ये देखिए। 11 मार्च 1920 इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो जजों की संख्या दृष्टि देश का सबसे बड़ा, कितने, 33 जज। उत्तर पश्चिम प्रांत पहले इसका नाम था, इसका उच्च न्यायालय आगरा में था। फिर वहां से तांत्रिक करके जब इलाहाबाद किया गया 1869 में, फिर उसके बाद इसका नाम 1919 में चेंज करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी 24, एक सप्ताह के अंदर, कितना, 7 दिन के अंदर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए, ये होता है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग मतलब जाल, मछली पकड़ना। तो ये नकली वेबसाइट पकड़ के आपको जाल में फंसाते हैं। नेपोटिज्म होगा ही नहीं, देखो इसको ऐसे भी करते हैं, डिपोजिशन कोई होता नहीं, प्लेगरिज्म ये कुछ होता ही नहीं, तो यही फिशिंग होगा जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलते हैं 100 से 80 से 100 क्वेश्चन लेकर। अभी हमारे पास लगभग बचे हैं 1500 क्वेश्चन, तैयार रहिए।